the electric field intensity which would be sufficient to balance weight of a particle. This is 108. सो वेट जो होगा पार्टिकल का, पार्टिकल जो है वो -10 माइक्रोकूलम का है। डेफिनेटली वेट तो नीचे की तरफ लगेगा mg। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वेट को बैलेंस कर रही है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी तभी उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा QE, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगा करता है। दोनों QE और mg बैलेंस होंगे तभी जो है ये बॉडी टिक पाएगी। तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगी mg/q। तो m हमको गिवन है यहाँ पे मास 10 mg, यानी कि 10 मिलीग्राम। तो इसको मास को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा मास, राइट। और फिर g से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन q। चार्ज जो है वो 10 माइक्रोकूलम का है, 10⁻⁻6 कूलम। सॉल्व करेंगे e की वैल्यू के लिए, तो e हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻6, 6 कैंसिल, ये 10 कैंसिल, सो 10 न्यूटन पर कूलम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ। ऑप्शन जो होगा वो हमारा मैच करेगा, नीचे की तरफ हमारा जो ऑप्शन मैच करेगा वो थर्ड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 109। क्वेश्चन बोल रहा है 109। सो इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जगह इसकी एक्सप्लेनेशन भी गलत है। 2 चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। तो मैंने एक चार्ज लिया Q1 और एक चार्ज लिया Q2। अब Q1 और Q2 एक दूसरे को सेम ही फोर्स से रिपेल करेंगे और वो फोर्स होगा KQ1Q2/r², आपको पता है, ठीक है, KQ1Q2/r²। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ अ ग्लास स्लैब इज़ इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम। अब अगर आप बीच में कोई इसके मीडियम रखोगे तो होता क्या है एक्चुअल में, अगर आपने कोई ग्लास स्लैब रख दिया तो क्या होगा, अभी भी ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को F से रिपेल कर रहा है और ये वाला चार्ज इसको F से रिपेल कर रहा है। दोनों के बीच में जो फोर्स है वो तो वही है, लेकिन नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। नेट फोर्स का कहने का मतलब क्या है मेरा, जैसे आप ग्लास स्लैब रखोगे ना, वैसे ही इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ डायपोल मोमेंट इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये बहुत ज़्यादा Q1 मान लूँ, अगर बहुत बड़ा चार्ज है Q2 से, ठीक है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे अट्रैक्शन से, तो इसके यहाँ पे पोलराइज हो जाएगा। ये जो मेरा ग्लास स्लैब है ये पोलराइज हो जाएगा कुछ ऐसे। अब क्या हो रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये इस Q1 को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे। सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये जो ग्लास स्लैब है ये अट्रैक्ट करेगा इसको। ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी कुछ पॉजिटिव ही आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ग्लास स्लैब का जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसको रिपेल करने लगेगा, ठीक है। अब नेट फोर्स जो है इस पे लगने वाला, वो किस किस की वजह से आ रहा है, एक इसकी वजह से आ रहा है और एक इसकी वजह से आ रहा है। तो जो इसकी वजह से आ रहा है वो तो अभी भी F ही आ रहा है ना, KQ1Q2/r²। अब एक और ऐड हो गया, ये डायपोल के जो पोलराइजेशन की वजह से एक और ऐड हो गया, इधर भी एक और फोर्स ऐड हो गया, तो नेट चेंज हुआ। लेकिन इफ द ग्लास स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस will be same. So initially the force between two charges were F. Now also the force between two charges is also F, but the net force is changed. So यहाँ पे जो आंसर होगा वो अपना होगा remains same.
110. द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन एट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इसमें एयर की जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है वो मतलब पोलराइज कर जाती है एयर. कहने का मतलब ये है मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू अ स्फेयर. तो कितना चार्ज दिया जाए ऑफ डायामीटर, यानी कि रेडियस हो जाएगी 2.5 मीटर अप्रॉक्सीमेटली. तो किसी भी स्फेयर को जो हम चार्ज देंगे Q, ठीक है ना, R रेडियस के, तो उसमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी डेवलप हो रही है, चार्ज कितना दें ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है सरफेस पे जो जनरेट होगी वो KQ/R² होगी. यहाँ पे हमको सारा डेटा गिवन है. Q की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ER²/K. ER² K सबकी वैल्यूज़ गिवन है, सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.08 × 10⁻³ कूलम. सिंपल सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब इसके बाद. 111. An electric dipole is in unstable equilibrium. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा वो, जब डायपोल जो है अपोजिट रखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के. इन एक्सटर्नल फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड द एंगल बिटवीन डायपोल. तो वही तो सीधा सीधा क्वेश्चन है. सो इस केस में जो एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड एक्सटर्नल फील्ड विल बी 180 डिग्रीज. तो ये तभी अनस्टेबल होता है क्योंकि जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो उसकी एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, cos 180. तो देखो एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी +PE, ठीक है. -PE कब आएगी, जब cos 0 होगा. उस टाइम पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, एनर्जी -PE बहुत मिनिमम हो जाएगी, सबसे कम. तो ये इसका आंसर होगा. 111 हो गया. 112. In a particle of mass m charge q is placed at rest. So हमारे पास अब एक पार्टिकल है, ये ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी. मास m चार्ज q इनिशियली रेस्ट पे रखा हुआ है. तो जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करने लगता है, राइट. और क्वेश्चन पूछ रहा है द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y. तो हम कहते हैं कि इसने कुछ y डिस्टेंस मूव करा, A पोजीशन से B तक गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो y डिस्टेंस कुछ मूव करा, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी. सो टोटल एनर्जी जो इसकी A पे है, A पे है, वही टोटल एनर्जी इसकी B पे है, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा. जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होती है. तो A पे काइनेटिक और पोटेंशियल और B पे काइनेटिक और पोटेंशियल. क्योंकि रेस्ट से शुरू हो रहा है तो A पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, राइट. और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है QV के बराबर. V यहाँ पे पोटेंशियल एट A हो जाएगा, इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी B पे कितनी होगी, QVB हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी हमको B पे निकालनी है, ठीक है. क्वेश्चन यही बोल रहा है हमको द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड आफ्टर मूविंग डिस्टेंस y. तो KB क्या हो जाएगा, QVA माइनस VB, और VA माइनस VB क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस जो कि EY है. तो KB की वैल्यू क्या आ जाएगी, QEY, ठीक है. QEY अपना आंसर हो जाएगा. इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, वो भी बता देता हूँ मैं आपको. वो जो दूसरा मेथड है उसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे. सो वर्क डन जो होगा बाय ऑल फोर्सेस, सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स. तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल पोजीशन इसकी B है, इनिशियल पोजीशन इसकी A है, और A पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ था. तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लगेगा QE, फोर्स होता है QE, डिस्प्लेसमेंट हुआ y का, तो काइनेटिक एनर्जी B पे आ गई QEY. ये एक और मेथड है इसको करने का.
113 पे आते हैं। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ सेम नेचर ऑफ चार्ज। तो सेम नेचर होगा अगर दो बॉडीज़ का, ठीक है, इसको भी पॉजिटिव मान लेते हैं हम और इसको भी पॉजिटिव मान लेते हैं हम। तो ये तो हमको पता है कि दो पॉजिटिव बॉडीज़ क्या करेंगी, डेफिनेटली रिपेल करेंगी। तो मस्ट बी रिपल्सिव, मस्ट बी रिपल्सिव यहाँ पे गलत हो गया। क्यों? अगर मैं एक बॉडी को बहुत बड़ा बनाया और एक बॉडी को मैंने बहुत छोटा बना लिया और इसको मैंने कुछ चार्ज दे दिया, सपोज़ करो कि इस छोटी सी बॉडी पे मैंने बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, और इस बॉडी पे मैंने बहुत कम चार्ज दिया है, दोनों पे है सेम ही, ठीक है। तो क्या होगा अब क्या होगा, ये जो हाईली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ना, ये इसके पॉजिटिव चार्ज को तो पीछे पुश कर देगी और यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसकी हाई चार्ज डेंसिटी है, उसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव इस बॉडी का पॉजिटिव तो पीछे चला गया और इसकी हाई डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। तो ओवरऑल देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करने लगेंगे और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रिपेल करेंगे, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिपल्शन छोटा होगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा मस्ट बी रिपल्सिव। तो दो सेम नेचर वाली मस्ट बी रिपल्सिव नहीं, मे बी अट्रैक्टिव, हाँ अट्रैक्ट कर सकती हैं सेम सिमिलर चार्ज वाली बॉडीज़, तो मे बी अट्रैक्टिव जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन 114 charge q is kept at a perpendicular distance a/2 from a center of a square। तो ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। स्क्वायर प्लेट है और स्क्वायर प्लेट के सेंटर से यहाँ पे कुछ आपने चार्ज रखा हुआ है। द फ्लक्स थ्रू द, इस फेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। सिंपल है, आप यहाँ पे एक क्यूब खड़ा कर दो ताकि उस क्यूब के अंदर ये एनक्लोज हो जाए, ठीक है ना, एनक्लोज हो जाएगी चार्ज। अब पूरे क्यूब में से फ्लक्स पास होगा Q/ε0 और क्यूब के 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर 6 फेसेस में से Q/ε0 फ्लक्स पास हो रहा है तो मुझे तो सिर्फ एक फेस से चाहिए जो नीचे वाला है, उसमें से कितना होगा, Q/6ε0। तो Q/6ε0 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा।